और सबसे पहले बात यूपी चुनाव की। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियों का रेला दिखाई देगा। आज तमाम पार्टियों के दिग्गज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकेंगे। हालांकि लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में ही रहेंगे। सुबह 11 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके साथ ही बीजेपी की तरफ से अमित शाह, जेपी नड्डा, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, आरएलडी से जयंत चौधरी, कांग्रेस से प्रियंका गांधी, बीएसपी से मायावती, एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। जाहिर है इन रैलियों से पहले यूपी में सियासी पारा और चढ़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार खत्म होने में सिर्फ 6 दिन रह गए हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आती जा रही है, चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है। कल सीएम योगी ने एक बार फिर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी को सीधा निशाना बनाया। इस जोड़ी को नए लिफाफे में पुराना माल बताते हुए गर्मी शांत करने की चेतावनी दे डाली। एक बार फिर से लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है, जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए। और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही। कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा एक सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। योगी सीधे सीधे अखिलेश जयंत की जोड़ी पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं की तरफ से भी अब जवाबी हमले शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश को डबल इंजन की सरकार ने बर्बाद कर दिया। शिक्षा का क्षेत्र बर्बाद है, रोजगार है नहीं, तो गर्मी तो स्वाभाविक आएगी। जो खिसियाता है, जिसके पास जवाब नहीं है, वो गर्म होता है। गर्म वो नहीं होता है जिसके पास जवाब हो। जिसके पास जवाब नहीं है वो ज्यादा गर्म है। इसलिए ये गर्मी सर्दी की बात नहीं है। सवाल ये है, क्या किसान खुशहाल होगा कि नहीं होगा। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम भाईचारा है। वो तो मुख्यमंत्री जी की नासमझी है। ऐसी भाषा उनको शोभा नहीं देती। पद की गरिमा होती है। दूसरी बात ये, वो धमकी किसको दे रहे हैं, ये क्षेत्र को वो जानते ही नहीं है। यहाँ हम जितना हमें धमकाएंगे और डराने की कोशिश करेंगे, उतने हमें ताकत बढ़ेगी। ये तो अनुमान है। यहाँ आप इन्हें और भड़का के जा रहे हो, तो ये तो पहले ही गर्म थे और आपने और गर्म कर दिए। और इस गर्मी का लाभ हमें मिलेगा और ये गर्मी उनको सत्ता से बाहर करेगी। लोग उत्तेजित हैं, लोगों का अपमान आप नहीं कर सकते। हाथरस की घटना लोगों को याद है, जिस तरह से लाठियां चलाई गई वो याद है। किसानों का आंदोलन इतने लंबे समय चला, आपने वो जो कील बिछाई, लखीमपुर में गाड़ी रौंद के चली गई, वो सबको याद है। चुनावी गर्मा गर्मी के बीच दो और दल अपने अपने अंदाज में यूपी की चुनावी लड़ाई में मैदान में हैं। बीएसपी और कांग्रेस। कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आगरा में पहली रैली कर योगी सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश में हर प्रकार के अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित व महिलाएं भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। उधर कांग्रेस की प्रचार की कमान संभालने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा ने नोएडा में महिलाओं से मुलाकात की। कांग्रेस ने इस मुलाकात का वीडियो जारी किया है। पश्चिमी यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण में वोट पड़ेंगे। आज तमाम सियासी दिग्गज पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों में अपनी ताकत झोंकेंगे। वोट का सवाल है और फिलहाल सबकी सियासी किस्मत का मालिक वोटर ही है। शामली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।
वहीं यूपी के चुनाव में गर्मा गर्म बयानों के बीच प्रतीकों का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। कल इसमें बजरंगबली की एंट्री हो गई। बदायूं के सहसवान की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यूपी में पहले बाहुबली होते थे, अब सिर्फ बजरंगबली। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज प्रस्तापित करने का काम किया है। किसी ऐरे गहरे को आज इजाजत नहीं है आपकी भूमि छीनने की, बहन बेटियों के अब सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की। किसी ऐरे गहरे को, किसी आलिया मालिया जमालिया को छुट्टी नहीं है मित्रों, छुट्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर कानून का राज किया है। इनके जमाने में हर उत्तर प्रदेश के जिले में, जनपद में एक बाहुबली होता था और एक माफिया होता था। अभी कोई है? कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंगबली है और कोई नहीं है भाई। तो बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में लगातार अखिलेश यादव के कार्यकाल में हुए दंगों की याद दिला रही है। कैराना के पलायन का मुद्दा उठा रही है और आरोप लग रहा है कि वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। इस पर एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज तक से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो ध्रुवीकरण की चर्चा और तेज हो जाती है और बहुत सारी बातें उसी से निकल करके आती है। आपको लग रहा है क्या कि इस बार जो पिछले 3 इलेक्शन में हुआ था, 14, 17 और 19 में, उस तरीके का ध्रुवीकरण फिर से हो सकता है? ये चुनाव किसानों ने अपने मान सम्मान से जोड़ा है। किसानों ने जो तकलीफ और परेशानी का सामना किया है, 700 किसान शहीद हुए हैं, न जाने कितने किसानों पर मुकदमे दर्ज हैं। ट्रैक्टर नहीं चला सकते थे, डीजल नहीं भरा सकते थे ट्रैक्टर में। जब आंदोलन और अपने हक के लिए गए तो किले लगाई गई, बोल्डर लगाए गए और न जाने कितने मुकदमे लगाए, लेकिन किसान झुका नहीं। 700 किसान शहीद हुए, इसके बाद भी किसान नहीं झुका। अंतोगतवा सरकार को वोट के लिए वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक भी करेगा तो किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं है। अच्छा, हम अभी इस वक्त कैराना वाले इलाके में है, शामली कैराना है, तो क्या लगता है कि ये जो कैराना वाला मसला है, अंतिम सवाल, आखिरी सवाल की क्या कैराना का मसला, जिस तरीके से अमित शाह भी गए, योगी आदित्यनाथ भी गए, कोई मतलब? अमित शाह जी को थोड़ा और आगे चला जाना चाहिए था। उत्तराखंड में जहां पर 1000 से ज्यादा गांव खाली हैं और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने पलायन की रिपोर्ट बनाई थी। आखिरकार वहां क्या है? भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से इस बार राजनीतिक पलायन होने जा रहा है, इसलिए निराश है। जनता आक्रोश में है, जनता इनका तिरस्कार कर रही है। इनके विधायक, इनके नेता गांव में नहीं घुस पा रहे और जिस तरह की घटना लखीमपुर में हुई है, इनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शर्म से अपना झंडा उतार लिए हैं। और आज यूपी के तीसरे दौर के चुनाव का नामांकन शुरू हो रहा है। पहले दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नामांकन करेंगे। मौर्य के नामांकन के वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। और देखिए, अभिवादन स्वीकार करते हुए स्वयं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, आज बड़ा दिन है उनके लिए, नामांकन दाखिल करने पहुंचने वाले हैं वो, और ऐसे में समर्थक और तमाम पार्टी कार्यकर्ता उन्हें शुभकामनाएं देते हुए। जिन्नावादी सोच के लोगों को तो सर पे लाल टोपी, जेब में जालीदार टोपी पसंद है। कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा कमल खिलेगा। बीएसपी के जिस गढ़ को केशव प्रसाद मौर्य ने 2012 में तोड़ा था, आज फिर उसी सीट से वो चुनाव समर में उतरने वाले हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी की सिराथू सीट से नामांकन भरने वाले हैं। सिराथू में तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होना है। इस दिन 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तीसरे दौर के लिए नामांकन आज शुरू हो रहा है। हमें किसी को पलटाने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने 2019 में इस गठबंधन को पहले ही पलट दिया है और 2022 में तो भतीजा अलग है, बुआ अलग है। मैनपुरी की करहल सहित चारों सीटों पर जीत का चौका लगेगा, कमल खिलेगा और उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा कमल खिलेगा।
योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से यूपी योगीमय है, लेकिन ये केशव प्रसाद मौर्य ही थे जिनकी अगुवाई में 2017 में बीजेपी यूपी की सत्ता में आई थी। उन्हें तब मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार बताया जाता था, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। यूपी में एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के विजय अभियान की अहम कड़ी हैं। यही वजह है कि आज जब वो सिराथू से नामांकन भरेंगे तो कलेक्ट्रेट पर उनके साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद जेपी नड्डा और धर्मेंद्र प्रधान दोपहर 1 बजे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद जेपी नड्डा और केशव मौर्य घर घर जनसंपर्क करेंगे। अब तक मौर्य बीजेपी के दूसरे उम्मीदवारों से वोट मांगते थे, अब अपने लिए भी मांगेंगे। पर जिन्नावादी मानसिकता के लोगों को निश्चित तौर से 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक 7 चरणों के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता साइकिल को पंचर कर देगी, हाथी को यूपी से खदेड़ देगी और अब हैंडपंप की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइपलाइन से घर घर पानी पहुंचाने की योजना आ चुकी है। सिराथू में केशव प्रसाद को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना दल कमरेवादी की पल्लवी पटेल को उतारा है। पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की बहन हैं। लेकिन पल्लवी के नामांकन से पहले ही एसपी और अपना दल कमरेवादी गठबंधन में दरार की खबरें आने लगी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन पटेल के मुताबिक जौनपुर, वाराणसी, प्रयागराज और मिर्जापुर की सीटों को लेकर एसपी से विवाद है। सूत्रों के मुताबिक पल्लवी जैन के नामांकन पर भी सस्पेंस पैदा हो गया है। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे उसी जगह से जुड़ गए हैं जहां से आज केशव प्रसाद मौर्य नामांकन दाखिल करने वाले। जाहिर तौर पर हाई प्रोफाइल नामांकन है आज का अभिषेक, और ऐसे में तैयारियां भी हाई प्रोफाइल ही होंगी। बिल्कुल नेहा, बहुत हाई प्रोफाइल नामांकन है क्योंकि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज अपना नामांकन करने जा रहे हैं। सिराथू से 2012 में भी वो यहीं से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2022 की लड़ाई में जब बीजेपी के तमाम नेता जमीन पर है, खुद योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर से ताल ठोक रहे हैं, कल वो नामांकन करेंगे। लेकिन आज का दिन केशव प्रसाद मौर्य का है। शुरुआत उन्होंने अपने घर से की है, घर से वो निकले हैं, उसके बाद वो एक मंदिर है शीतला मंदिर, वहां पर दर्शन के लिए गए और उसके बाद में लगभग 10:30 बजे अपने कैंप कार्यालय पहुंचेंगे, जहां से वो कलेक्ट्रेट के लिए बढ़ेंगे और वहां पे ये नामांकन होगा। दिलचस्प इसलिए भी है नेहा क्योंकि आज खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी वहां मौजूद रहेंगे कलेक्ट्रेट पर, इसके साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल भी वहां पर मौजूद रहेंगी। यानी कि केशव मौर्य की दावेदारी, उनका नामांकन सिर्फ केशव मौर्य के चुनाव लड़ने के लिहाज से नहीं बल्कि पार्टी का इस पूरे क्षेत्र में एक संदेश देने की कवायद है कि बीजेपी कितनी मजबूती के साथ मैदान में है और केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से इसकी अगुवाई कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे जहां पर चुनाव में पहले दौर में ही मतदान के लिए अब मुश्किल से 1 सप्ताह ही का वक्त बचा है, लेकिन तैयारी तीसरे चरण यानी 3 मार्च की शुरू हो गई है। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से कल योगी आदित्यनाथ अपना नामांकन भरेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि योगी के हाई प्रोफाइल नामांकन में उनके साथ अमित शाह रहेंगे और योगी से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सिराथू सीट से पर्चा भरेंगे, जहां उनके साथ जेपी नड्डा होंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रचार का जोर और शोर पूरे शबाब पर है। गजब की बयानबाजी हो रही है, कहीं मर्यादा को तोड़ती हुई तो कहीं निजी हमले की पैनी धार वाली। इन सब के बीच अखिलेश ने तो करहल सीट से नामांकन भर दिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पर्चा भरने की तारीख भी आ गई है। 4 फरवरी यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से अपना नामांकन भरेंगे। खास बात यह है कि पर्चा भरने के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी योगी आदित्यनाथ के साथ खुद मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में छठे दौर में यानी 3 मार्च को मतदान होना है। इसके लिए 4 फरवरी से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो 11 फरवरी तक चलेगी और पहले दिन ही योगी गोरखपुर सदर से अपनी दावेदारी को कागजबद्ध करेंगे। योगी के नामांकन के लिए प्रशासन और पुलिस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सुरक्षा की व्यवस्था ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को सीसीटीवी से भी लैस कर दिया गया है। नामांकन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। बैरिकेटिंग इत्यादि
पूर्ण कर ली गई है। साथ ही सभी कक्ष में, गैलरी में और जो भी आसपास का हमारा एरिया है, सभी जगह के लिए सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। जो भी यहाँ आएगा सभी सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेगा। इसमें जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है, आदर्श आचार संहिता, उसमें जो भी है उसका पूरा पालन कराया जाएगा और उसी को अनुपालन कराने के लिए हम ये भ्रमण करके निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए जो है फोर्स लगाई जाएगी, बैरियर्स पे फोर्स लगाई जाएगी, जहाँ बैरिकेडिंग है वहाँ फोर्स लगाई जाएगी। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपर जिला अधिकारी के रूम नंबर 24 में नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि इसके पहले वे संसद रहते हुए जिला अधिकारी के कक्ष संख्या 1 में पर्चा दाखिल करते रहे हैं। नामांकन के वक्त योगी के साथ अमित शाह का मौजूद होना ये बता रहा है कि आगाज धमाकेदार होने वाला है, तो वैसे ही अंजाम की भी उम्मीद है। पर्चा भरने से पहले खुद योगी प्रचार में विरोधियों पर मानो आग उगल रहे हैं। मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं, भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। अमित शाह भी पूरे यूपी में घर घर प्रचार करके बीजेपी राज और योगी के अच्छे कामों का हवाला देकर पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे योगी के साथ बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का होना यकीनन उनके हौसले को ऊंचे आसमान तक ले जाएगा। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। और वहीं यूपी चुनाव प्रचार में अब ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी की एंट्री हो गई है। कल सीएम योगी के साथ हेमा मालिनी ने रैली को संबोधित किया। केंद्र में मोदी जी और राज्य में हमारे योगी जी के नेतृत्व में पूरे सुरक्षा, समृद्धि, खुशहाली हो रही है। हम देख सकते हैं 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों, जनता के मुख पर एक चमक है, आत्मविश्वास है। इससे पता चलता है कि उनके जीवन में कितनी खुशहाली है, कितनी संपन्नता है। अभी ये सब पिछले सिर्फ 5 साल के अंदर योगी जी अपने सुशासन और नेतृत्व में इतना बदलाव लेकर आया है कि आज जनता भूख, भय और भ्रष्टाचार से मुक्त है। क्या बीजेपी के आरपीएन सिंह दांव से डर गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? ये सवाल कल से ही उठ रहा है, क्योंकि बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य के पडरौना की जगह कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने मौर्य पर निशाना साधा, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये पार्टी का ही फैसला है। हमने पहले दिन ही कह दिया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और जहां पर भी जाएंगे वहां पर भी हार का मुंह ही देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि 5 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था गुंडा राज, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे और हमने करके दिया है। फाजिलनगर में प्रत्याशी तय करके फाजिलनगर विधानसभा और वहां की जनता को सेवा करने का अवसर दिया है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बहुत बधाई देता हूं। कयासबाजी तो कोई कुछ भी लगा सकता है, चटपटी खबर बनाने लिए कोई भी कुछ बोल सकता है, लेकिन मैं जहां भी रहता हूं जीत का परचम लहराता हूं और 3 बार लगातार यहां जीत का परचम लहराए हैं और फाजिलनगर जा रहे हैं, अब वहां भी जीत का परचम लहराएंगे।
वहीं यूपी चुनाव के प्रचार में अलग अलग रंग और अलग अलग अंदाज दिखाई दे रहे हैं। दल बदले जा रहे हैं तो वहीं नेताओं की जुबान भी बदल रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में अदिति सिंह बीजेपी पर हमला करते हुए वोट मांग रही थी। कांग्रेस से बीजेपी में जाने के बाद अब उनके निशाने पर कांग्रेस और प्रियंका गांधी है। अदिति सिंह का आरोप है कि उनके कांग्रेस छोड़ने की वजह से उनके पति का पंजाब में कांग्रेस ने टिकट काट दिया। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़ रही हूँ, और इतनी छोटी हरकत करके, इतनी बुरी हरकत करके मेरे पति पे बहुत दबाव बनाया गया कि आप अपनी वाइफ के खिलाफ बोलिए तो हम आपको टिकट देंगे। तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि ये जो दोगली राजनीति वो करती हैं, अगर वो लड़कियों का इतना सम्मान करती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो क्यों मेरे पति की टिकट काटती, क्यों बार बार मुझे प्रताड़ित और परेशान करने का प्रयास करती हैं? क्या मेरी जनता ये सब देख नहीं रही है? वहीं यूपी के साथ पंजाब में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और पंजाब के पूर्व सीएम अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल 94 साल की उम्र में लांबी से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। वो इस चुनाव में सबसे बुजुर्ग प्रत्याशी हैं। आज तक संवाददाता कमलजीत संधू ने प्रकाश सिंह बादल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। ये पार्टी का हुक्म है। मेरे लिए पार्टी का जो हुक्म है वो एक किस्म का बड़ा हुक्म होता है, और सारी जिंदगी मैंने जो मुझे पार्टी ने कहा है वो मैं किया है, बेशक मैं दिल से चाहता था या ना चाहता था। इस करके पार्टी ने कहा कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी यू शुड कंटेस्ट, तो उनके कहने पर मैं कर रहा हूँ। सर, इस बार हमने देखा कि मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, उस बीच में आपका यहाँ पे होना, ऐसा लगता है कि बादल परिवार ही लड़ रहा है, चाहे हम देखें मजीठा देखें, चाहे हम देखें जलालाबाद। तो ये क्यों है कि पावर, कई बार बोलते हैं कि फैमिली को प्रेफर किया जा रहा है, तो क्या ये परिवारवाद का आरोप नहीं लगता है क्या? नहीं, इसमें परिवारवाद का क्या है जी, मुझे समझ नहीं आती कि परिवारवाद में इसमें क्या है। सुखबीर वहाँ जलालाबाद से कई दफा लड़े हैं, मजीठा उधर से लड़े हैं, तो इसमें तो रूटीन की बात है। जो पहले कैंडिडेट थे वही कैंडिडेट है, कोई नया कैंडिडेट तो है नहीं। बात अब राहुल गांधी के बयान की करेंगे, जिससे अब बवाल मच गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग और साथ ही सुप्रीम कोर्ट और पेगासस के जरिए राज्यों की आवाज दबाई जा रही है। इस पर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकतंत्र की अहम संस्थाओं पर सवाल उठाए। गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं तो वो अपनी ऊर्जा, अपने विकास, देश के विकास में लगाते हैं। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, हमारा आंकड़ा नहीं है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। हमारी सरकार एमएसएमईज को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कोरोना काल में हमने छोटे उद्यमियों को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की थी। एसबीआई के अध्ययन में ये बात सामने आई है कि इस योजना से एमएसएमई सेक्टर में लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां सुरक्षित हुई हैं। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज बात खत्म हो गई है, क्योंकि मेड इन इंडिया वाले हैं कौन? मेड इन इंडिया वाले स्मॉल मीडियम वाले हैं, उनको आपने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया वाले कौन हैं? असंगठित लोग हैं, उनको आपने खत्म कर दिया, हटा दिया, परे कर दिया। मेड इन इंडिया नहीं होने वाला है। कर छुटा रहे हैं हम एसेट क्रिएशन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, सी पोर्ट्स के लिए, इनलैंड वाटरवेज के लिए। ये सब काम करने के लिए जो रोजगार पैदा होता है, आवश्यक है, उससे जॉब्स इंक्रीज ही होगा। उसके अलावा हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स
14 सेक्टर्स में दे रहे हैं। मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए हर एक नया यूनिट जो वो उत्पादन करेंगे उसके लिए इंसेंटिव देने के कारण और उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि ये मैन्युफैक्चर बढ़ाने के समय जॉब्स भी बढ़ाते। और पूरे हिंदुस्तान में आज हिंदुस्तान का युवा रोजगार ढूंढ रहा है। हर स्टेट में, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह हिंदुस्तान का युवा एक ही चीज मांग रहा है, रोजगार हमें दे दो। और आपकी सरकार नहीं दे पा रही। आपको मैं आंकड़ा देना चाहता हूं। इस पिछले साल 3 करोड़ युवा रोजगार खोए हैं। द जुडिशरी, द इलेक्शन कमीशन, Pegasus, these are all instruments of destroying the voice of the Union of States. To accuse and to abuse Indian judiciary from the floor of the Parliament House, it is beyond my words of condemnation. So Mr. Rahul Gandhi should immediately tender an unconditional apology before the people of India and to the Indian judiciary and the Election Commission. और अब बात कोरोना के नए मामलों की। कुछ ही देर पहले नए आंकड़े सामने आ गए हैं। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,72,433 नए मामले सामने आए हैं। कल की तुलना में नए मामले 6.8% की इनमें गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1008 लोगों की जान गई। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में 2,59,107 मरीज ठीक हुए हैं। इसका मतलब ये कि नए मरीजों से ज्यादा तादाद ठीक हुए मरीजों की है और ये अच्छा संकेत है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 2,59,107 मरीज ठीक हुए।